सर पर हर वक्त जुएं रहते थे। गांव का हर आदमी उससे दूर भागता था। अक्सर रीमा को इस बात से काफी दुख भी होता था, क्योंकि सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन रीमा नदी के पास वाले मैदान में खेलने जाती है। वहाँ पहले से ही गांव के कुछ बच्चे खेल रहे थे। दोस्तों, मुझे भी अपने साथ खिला लो ना। इस बात पर बाकी सब बच्चे हंसने लगते हैं। अरे तुम लोग मुझे ऐसे क्यों बोलते हो? मैंने जानबूझ के थोड़ी रखा हुआ इन जुओं को अपने सर पर। मैं खुद इनसे कब से छुटकारा पाना चाहती हूँ। तभी उन बच्चों में से एक लड़की कहती है, अच्छा अच्छा मान गए, पर तुम्हें अगर हमारे साथ खेलना है तो पहले काम करना पड़ेगा, तभी हम तुम्हें खिलाएंगे। अच्छा, और वो क्या? देखो, मैं तुम लोगों के साथ खेलने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। हाँ हाँ, वो भी देख लेंगे। देखो सामने जो वो नदी दिख रही है ना तुम्हें, उसमें जाके कूदना है और अपने बाल अच्छे से धोकर फिर बाहर निकलना है। इससे हमें यकीन हो जाएगा कि सब जुएं पानी में बह गए। ये कैसी बातें कर रही हो चिंकी? मुझे तो तैरना भी नहीं आता। मैं नदी में कैसे कूद सकती हूँ भला? और भला जुएं नदी में कूदने से बहते हैं? ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन अब अगर तुम्हें हमारे साथ खेलना है तो कूदना तो पड़ेगा ही। अगर तुमने हमें कूद कर दिखाया तो हम कभी तुम्हारे साथ खेलने के लिए मना नहीं करेंगे। रीमा पहले थोड़ा सोचती है, लेकिन फिर वो नदी में कूद जाती है। उसे तैरना ना आने के कारण वो तुरंत ही डूबने लगती है। बचाओ, बचाओ, कोई तो बचाओ। अरे मैंने कहा था ना कि मुझे तैरना नहीं आता। मुझे बचाओ, वरना मैं डूबकर मर जाऊंगी। सभी बच्चे रीमा को डूबते हुए देखकर डर जाते हैं और अपने अपने घर भाग जाते हैं। अरे अरे, जल्दी जल्दी भागो यहाँ से, ये तो डूब रही है। सारे बच्चे मैदान छोड़कर चले जाते हैं और उधर रीमा डूबने की वजह से मर जाती है। मरने के बाद रीमा एक चुड़ैल में बदल जाती है। रीमा अपना सर खुजलाते हुए खुद से कहती है, कैसी किस्मत है मेरी कि मरने के बाद भी इन जुओं ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। और जरा इन गांव वालों को तो देखो, इन सब ने तो जीते जी भी मेरा जीना मुश्किल कर रखा था, और आज इन्हीं लोगों की वजह से मेरी जान भी चली गई। ये सब हर वक्त मुझे मेरे जुओं की वजह से चढ़ाते रहते थे। अब मैं इन सब को नहीं छोड़ूंगी। जो दुख मैंने सहा, वो दुख अब इस गांव के हर इंसान को सहना पड़ेगा। गांव वालों, जरा बच के रहना, जुए वाली चुड़ैल आ रही है। इतना कहकर चुड़ैल अपने सर पर हाथ फेरती है और कुछ जुओं को निकालकर उन पर कुछ मंत्र फूंक कर जादू करती है। जाओ मेरे प्यारे जुओं, अब अपना कमाल दिखाओ और इस गांव में रहने वाले हर एक इंसान को सबक सिखाओ। ये बोलकर चुड़ैल हाथ पर फूंक मारती है और सब जुएं हवा में उड़ जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब जाकर गांव वालों के सरों पर बैठ जाते हैं। गांव का एक भी इंसान ऐसा नहीं बचता जिसके सर पर जुएं ना गए हों। पहले दिन तो गांव में किसी को कुछ पता नहीं चलता, पर अगले ही दिन सबको भयंकर खुजली शुरू हो जाती है और गांव के सभी लोग जुओं से परेशान हो जाते हैं। सुबह सुबह ही दो औरतें, शीलू और बिजली, नदी के पास पानी भरने आती हैं। वो पानी भरते भरते आपस में बातें कर रही हैं। अरे बहन, बिजली, पता नहीं कल रात से क्या हो गया, मेरे सर की खुजली जा ही नहीं रही, और जब मैंने ध्यान से देखा सुबह तो पता चला कि मेरे सर में तो इतने बड़े बड़े भयंकर जुएं हो गए हैं। ठीक वही तो मेरा भी हाल है शीलू, और सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे घर में सबका। पता नहीं कैसे रातों रात हम सबको जुएं हो गए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा बहन, कहीं हम सबको उस रीमा से तो जुएं नहीं हो गए? एक वही है इस गांव में जिसके बालों में हजारों जुएं थे। और लगता तुमने सुना नहीं, इस रीमा की तो कल ही नदी में डूबने से मौत हो गई। अरे अब तो मुझे लगता है कि उसी चुड़ैल रीमा का श्राप लगा है हम सबको। हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ बहन, चलो वापस चलकर बाकी गांव वालों का हाल लेते हैं। इतना कहकर दोनों औरतें गांव की तरफ वापस जाने लगती हैं, पर चुड़ैल वही पेड़ के पास खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी। चुड़ैल उनके सामने आ जाती है। चुड़ैल रोते हुए उनसे कहती है, आहा, आहा, तुम सबको जरा भी शर्म नहीं है। एक तो तुम्हारे ही बच्चों ने मुझे मार दिया और मेरे मरने का तुम्हें जरा भी कम नहीं है। उल्टा मुझे ही भला बुरा कह रही हो।
नहीं, मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। अब देखो मैं क्या करती हूँ। चुड़ैल उन दोनों औरतों के बालों को पकड़कर उन्हें हवा में फेंक देती है और दोनों औरतें गांव में भाग जाती हैं। ये देखकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। अब इस गांव में रहने वाले एक एक आदमी का मैं जीना हराम कर दूंगी। उधर गांव में सबका पहले से ही बुरा हाल था। सब जुओं से बेहद परेशान थे। शीलू और बिजली भी किसी तरह गांव पहुंचती है और वहां जाकर सबको सब कुछ बताती है। अब हमसे गलती हुई है तो हमें उसका पश्चाताप भी करना ही पड़ेगा। ऐसे तो हम इस समस्या से बचकर नहीं निकल पाएंगे। पर हम भी क्या कर सकते हैं, ये कोई आम जुए तो है नहीं, ये सब उस चुड़ैल के जुए हैं। ये इतनी आसानी से हमारे सर से नहीं जाएंगे। पर आखिर हमें करना क्या क्या है, वो तो बताइए बाबा। रीमा की जान नदी में डूबने से गई है, क्यों ना हम उसकी लाश को नदी से ढूंढ कर निकालें और फिर उसके बालों से जुओं को साफ करके अच्छे से उसका अंतिम संस्कार करें। मुझे लगता है कि ऐसे चुड़ैल के सर से भी जुएं चले जाएंगे और उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। पर अगर ये तरीका काम नहीं किया तो फिर तो हम और भी मुश्किल में पड़ जाएंगे ना बाबा। अरे पर कोशिश करने में क्या जा रहा है। चलो पहले कुछ लोग मिलकर रीमा की लाश को नदी से ढूंढते हैं और बाकी लोगों से बोल दो कि वो अपने अपने घरों में ही बंद रहें, वरना वो चुड़ैल किसी की भी जान ले सकती है। अरे पर बिजली बहन याद नहीं, वो चुड़ैल नदी के पास में ही भटक रही थी। अगर उसने हमें दोबारा वहाँ देखा तो वो हमें जरूर मार देगी इस बार। तभी बिजली को एक तरीका सूझता है। मेरे पास एक तरीका है, तुम सब मुझे सुबह तक का वक्त दो और तब तक सब अपने अपने घरों में बंद रहें। कल सुबह हम सब नदी के पास जाएंगे, वो भी बिना चुड़ैल से डरे। सब बिजली की बात को मान लेते हैं और अपने अपने घरों में छिप जाते हैं। रात भर बिजली अपने घर में कुछ काम करने में लगी रहती है। वो रात भर कुछ सिलती रहती है। अगले दिन सुबह सुबह कुछ गांव वाले बिजली के घर के बाहर मिलते हैं और बाकी सब अपने घरों में छिपे रहते हैं। अरे ओ बिजली बहन, आओ बाहर आओ। अब बताओ हम नदी के पास कैसे जा सकते हैं, कोई तरीका है क्या? बिजली अपने हाथ में कुछ लेकर खुशी खुशी बाहर आती है। अरे ये क्या है? ये जुओं की कॉस्ट्यूम है। तुम्हें तो पता है ना शीला बहन कि मुझे सिलाई का कितना शौक है। और याद है जब हम पिछली बार नदी के पास पानी भरने गए थे तो वहाँ चुड़ैल ने छोटे छोटे जुओं को कितना बड़ा बड़ा बना दिया था, बिल्कुल हमारे जितना बड़ा। तो क्यों ना हम ये जुओं के कपड़े पहन लें, इससे हम सब उन बड़े जुओं के बीच में जा सकेंगे। फिर तो न चुड़ैल हमें पहचान पाएगी और ना ही उसके जुए। वाह क्या दिमाग लगाया है शीलू, मजा आ गया। फिर क्या था, शीलू बिजली के साथ साथ कुछ और लोग भी बिजली की बनाई जुओं की कॉस्ट्यूम पहनकर नदी की तरफ चलने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब नदी के पास पहुंच जाते हैं और शीलू के पीछे पीछे चलने लगते हैं। मौका पाते ही बिना चुड़ैल की नजर में आए वो सब नदी की तरफ चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में एक आदमी को रीमा की लाश भी मिल जाती है और वो उसे लेकर गांव वापस आ जाते हैं। पर चुड़ैल उन्हें ऐसा करते हुए देख लेती है और वो उनका पीछा करने लगती है। गांव में सब पहले से ही शीला और बाकियों का इंतजार कर रहे थे। बाकी गांव वालों ने रीमा का अंतिम संस्कार करने की तैयारी पहले से ही कर रखी थी। देखो हम रीमा की लाश ढूंढ कर ले आए हैं। अब बस हमें इसके बालों से जुओं को साफ करना है और इसका अंतिम संस्कार करना है। फिर शायद हमें भी इन जुओं और उस चुड़ैल से छुटकारा मिल सके। चुड़ैल ये सब सुन रही थी। वो सबके सामने आ जाती है। तुम सबकी इतनी हिम्मत, तुम सब फिर से मुझे खत्म करना चाहते हो। रुको अभी बुलाती हूँ फिर से अपने बड़े जुओं को, वही तुम सबको सबक सिखाएंगे। पर इससे पहले कि चुड़ैल कुछ कर पाती और बाकी गांव वाले रीमा की लाश के सर में से जुएं साफ करके उसे जला देते हैं। इससे चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो गायब हो जाती है। गांव में पली बढ़ी रीना की शादी शहर में रहने वाले सुमित से हो जाती है। रीना अपने पति सुमित और सास सरला के साथ खुशी खुशी रहती है। गरीबी में पली बढ़ी रीना एक जुगाड़ू लड़की थी और हर काम में उसके जुगाड़ लगाने से उसकी सास बड़ी परेशान थी। एक दिन सरला अपनी बहू रीना से कहती है,
रीना बहू, देख तो मैं बाजार गई थी तो ये तकिए के नए कवर लाई हूँ। वो क्या है ना, पुराने वाले फट गए थे। जानती हूँ माँ जी, इसलिए मैंने पुराने रखे सभी कवर को जोड़कर नया कवर बना दिया। ओह अच्छा, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी बहू तो जुगाड़ू है। वो हर चीज में कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेती है। अच्छा, अब इन नए कवर को अलमारी में रख दे, कोई मेहमान आएगा तब निकाल लेंगे इसको। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज सरला और सुमित डिनर करने के लिए बैठे होते हैं। रीना गर्मा गर्म रोटी पकाकर उन्हें खिला रही होती है, लेकिन थोड़ा वक्त बीत जाता है तो रीना रोटी लेकर नहीं आती। तब सुमित उसे आवाज देते हुए कहता है, अरे रीना कहाँ रह गई? जल्दी रोटी लाओ ना, मेरी रोटी खत्म हो गई है। उधर रसोई में रोटी पका रही रीना सोचती है, हे भगवान, इस गैस सिलेंडर को भी अभी खत्म होना था। उधर माँ जी और सुमित जी रोटी का वेट कर रहे हैं। अब यूं आधे पेट उन्हें उठाना सही नहीं रहेगा। सोच रीना सोच, अपना ही कोई जुगाड़ सोच फिर से। इतना कहकर रीना छत पर रखी कुछ लकड़ियां ले आती है। फिर 4 ईंटों का चूल्हा बनाकर उसमें रोटी सेकती है और फिर गर्मा गर्म रोटी पकाकर सबको खाने को देती है। फिर अगले दिन सुबह सरला अपनी बहू की मदद के लिए रसोई घर में जाती है तो देखती है कि उसकी बहू बर्तन राख से धो रही होती है। अरे बहू, ये क्या कर रही है? तू राख से बर्तन धो रही है? हाँ माँ जी, अभी देखिएगा सारे बर्तन कैसे चमक जाएंगे। अरे हमारे गांव में तो साबुन कहाँ होता था, हम तो राख से ही बर्तन धोते थे। बर्तन में भी चमक आ जाती है, साथ ही साबुन के पैसे भी बच जाते हैं। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, पर एक बात बता, तू ये राख लाई कहाँ से? अब क्या बताऊँ मैं आपको, कल रात को जब आप डिनर कर रहे थे तो सिलेंडर खत्म हो गया था और खाने के बीच से आपको उठाना मुझे सही नहीं लगा, इसीलिए मैं छत पर रखी लकड़ियाँ ले आई और 4 ईंट से चूल्हा बनाकर आप लोगों के लिए रोटियां सेक दी। हे भगवान बहू, तुझे पता भी है लकड़ियाँ कितनी महंगी हैं। वो लकड़ियाँ तो मैंने लोहरी पर जलाने के लिए रखी थी और तूने उनसे चूल्हा ही जला दिया। अरे माँ जी, खाना खाओगी तभी तो लोहड़ी देख पाओगी ना। अरे मेरी जुगाड़ू बहू, घर पर एक और सिलेंडर भरा हुआ रखा था, तू उसे लगा लेती ना। माँ जी, आप तो जानती ही हैं मुझे सिलेंडर लगाना नहीं आता और खाने के बीच आप लोगों को उठाना जरूरी नहीं समझा। हाँ, कह तो तू बिल्कुल सही रही है। मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी बहू को तो सिर्फ जुगाड़ लगाना आता है, दिमाग चलाना तो उसे आता नहीं। ये कहकर सरला वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन सुमित को ऑफिस जाने के लिए देर हो रही होती है तो वो जल्दी में नाश्ता करता है कि तभी पास में रखा पानी का गिलास उसके फोन पर गिर जाता है। ओह नो, ये क्या हो गया? क्या हुआ सुमित जी? मेरे फोन में पानी चला गया है और अब ये 1 हफ्ते के लिए बंद हो जाएगा। मेरी तो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स थी, साथ ही मुझे अपने क्लाइंट्स को कॉल भी करना था। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका फोन 1 दिन में ठीक कर दूंगी, तब तक आप मेरा फोन इस्तेमाल कर लीजिए। क्यों, तुम क्या 1 दिन में कोई जादू करने वाली हो क्या? अच्छा, मुझे देर हो रही है, तुम जल्दी अपना फोन दो, मैं उसमें अपनी सिम लगा लेता हूँ। सुमित के ऑफिस जाते ही रीना उसके फोन को आटे के कनस्तर में डाल देती है। अगले दिन रीना सुमित को उसका फोन देती है तो वो जैसे ही फोन ऑन करता है तो वो पहले की तरह ही काम करना शुरू कर देता है। अरे वाह रीना, अब तुमने कौन सा जुगाड़ लगाया इसे ठीक करने में? जी, आपके फोन में थोड़ा पानी चला गया था, इसलिए मैंने इसे सुखा दिया आटे के कनस्तर में डालकर। इसी तरह से रीना हमेशा किसी न किसी तरह अपना जुगाड़ लगा ही देती थी और अपने घर वालों की मदद किया करती थी। ऐसे ही कई महीने बीत जाते। फिर एक दिन सरला मच्छरों को भगाने के लिए कछुआ छाप का धुआं सारे घर में कर देती है, जिससे कि सुमित का गला बंद हो जाता है और वो कुछ बोल नहीं पाता। सुमित जी, आज संडे है, बताइए तो आज आपके लिए खाने में क्या बनाऊं? सुमित कोई जवाब नहीं देता। कब से पूछ रही हूँ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? इसके बाद सुमित उसे एक पेपर पर लिख कर देता है कि घर में माँ ने कछुआ छाप जलाई थी, मुझे उससे बहुत एलर्जी है, जिस वजह से मेरी आवाज बंद हो गई है और अब इसे खुलने में 3-4 दिन लग जाएंगे। क्या 3-4 दिन? आप देखिए मैं आपका गला 1 दिन के अंदर ही कैसे ठीक कर देती हूँ। मैं अभी आपके लिए काढ़ा बना कर लाती हूँ, उसे आप दिन में 2 से 3 बार पियेंगे ना तो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। ये कहकर रीना किचन में काढ़ा बनाने चली जाती है। दूसरी तरफ सरला को याद आ जाता है कि उसके बेटे को तो इस धुएं से एलर्जी है। हे राम, आज मेरे बेटे को मेरी भूल की वजह से काढ़ा पीना पड़ेगा। वो किचन में जाती है और रीना से कहती है, अरे बहू, ये तू क्या कर रही है? सुमित को जब तक डॉक्टर की दवाई दिलवा कर नहीं लाएंगे वो ठीक नहीं होगा। तुम्हारा ये काढ़ा किसी काम का नहीं है। माँ जी, ये काढ़ा बहुत ही कमाल की चीज है, आप बस मुझे 1 दिन का वक्त दो। अगर 1 दिन में इनकी आवाज वापस नहीं आती तो फिर हम इन्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। सरला के लाख समझाने के बावजूद भी रीना उसकी एक नहीं सुनती और अपने पति को दिन में 2-3 बार काढ़ा बनाकर पिलाती है। अगली सुबह जब सुमित सोकर उठता है तो उसकी आवाज वापस आ चुकी होती है। अरे वाह, क्या कमाल है रीना तुम्हारे जुगाड़ में। इतनी जल्दी तो मैं डॉक्टर की दवाई से भी ठीक नहीं हो पाता जितनी जल्दी इस काढ़े से हो गया। देखा माँ, तुमने रीना के जुगाड़ का कमाल।
हाँ हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। तेरी आवाज तो पहले की तरह ही ठीक हो गई। मानना पड़ेगा बहू के जुगाड़ को, ये इस बार भी काम आ ही गया। अब तो मुझे बहू के जुगाड़ पर पूरा भरोसा हो गया है। ये हमें हमेशा सही फल ही देता है। तो मान गए ना आप लोग मेरे जुगाड़ को कि ये कोई नुकसान नहीं देता और हमेशा सही वक्त पर काम आता है। हाँ हाँ मेरी जुगाड़ू बहू। दो चोर साइंटिस्ट के पीछे पड़ जाते हैं। साइंटिस्ट चोर से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। भागते हुए साइंटिस्ट ऐसी जगह पे आ जाता है जिसके आगे का रास्ता साइंटिस्ट को खुद नहीं पता होता। साइंटिस्ट दोनों रास्तों को देख के कंफ्यूज हो जाता है और उसे समझ नहीं आता वो किस तरफ जाए। दोस्तों, इन दोनों रास्तों को अच्छी तरह देखिए और बताइए साइंटिस्ट के लिए कौन सा रास्ता सही रहेगा। सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। इन दोनों रास्ते में से सही रास्ता ऑप्शन 1 है। साइंटिस्ट ऑप्शन 1 वाले रास्ते से जाएगा। दोस्तों, क्या आपने भी ऑप्शन 1 सिलेक्ट किया था?